हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में सोशल साइंस का सब्जेक्टिव लाया हूँ क्लास 10 के लिए। मॉडल सेट टू का ऐसा जितना भी सब्जेक्टिव है उसके ऐसा क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट है, आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर जो है, निरंकुशवाद का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें शासक पर कोई अंकुश नहीं होता। यानी कि ऐसा निरंकुशवाद एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें शासक जो है उस पर कोई अंकुश नहीं होता और वह अपनी मनमानी करता है। ये एक तानाशाह जैसा शासन होता है। तो यानी कि निरंकुशवाद का मतलब ही होता है कि उस पर कोई अंकुश नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? तो इसका उत्तर है कि जब है सो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर में चौरी चौरा में हिंसक घटना घटित हुई। असहयोग आंदोलन जो था वो है सो अहिंसा के साथ सो आंदोलन चल रहा था, लेकिन गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। वहां पर एक हिंसक घटना घटी जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी और भीड़ ने है सो आंदोलनकारी जो कर रहे थे वो पुलिस थाने को ही आग लगा दी, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने लगे और इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है, सत्ता का बंटवारा होने के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अगर सत्ता का बंटवारा किया जाए तो टकराव का जो अंदेशा है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सत्ता में सभी की भागीदारी हो जाती है। सत्ता में सभी लोग है सो भागीदारी लेते हैं। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। अगर समाज में टकराव हो गया तो आगे जाकर है सो वो हिंसा का रूप ले लेता है और राजनीतिक अस्थिरता गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? इसके कितने घटक होते हैं? तो इसका उत्तर है, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। राजनीतिक दल क्या है कि जो पार्टी है, इलेक्शन पार्टी, वो एक ऐसा संगठित समूह है जिसमें चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक सत्ता हासिल करते हैं और उसके उद्देश्य से कार्य करते हैं। उसे राजनीतिक दल कहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का कुछ नीति और सिद्धांत होता है। जो भी राजनीतिक दल है उसका कुछ न कुछ नीति और सिद्धांत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद का क्या मतलब है? तो उदारवाद का अर्थ आज़ादी या स्वतंत्रता होता है। ठीक है, यानी कि उदारवाद का मतलब ये हो गया कि आज़ादी या स्वतंत्रता। यह एक ऐसी विचारधारा है जो सत्ता का केंद्रीकरण का विरोध करता है तथा लोगों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ठीक है, जो क्या करता है कि सत्ता का केंद्रीकरण करता है और है सो वो विरोध भी करता है तथा लोगों के स्वतंत्रता का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 6, छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है? जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसको खनिजों का भंडार क्यों कहा जाता है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर और लौह अयस्क और कोयला जैसे खनिज पाए जाते हैं। तो इसीलिए छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है। यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र में है सो बहुत सारे खनिज है, खनिजों का भंडार है। क्या क्या पाया जाता है? अभ्रक है, बॉक्साइट है, तांबा है, चूना पत्थर है, लौह अयस्क है और कोयला। यानी कि 6 है सो खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसको खनिजों का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है? तो प्रति व्यक्ति आय ये कहलाती है कि किसी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली गई आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि देश का कुल आय जितना है उसको है सो देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर जो आता है तो वही है सो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इस
क्वेश्चन के लिए आप लोग को 3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो नेपोलियन जब है सो शासन कर रहा था तो उन्होंने है सो अपने शासन व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या क्या बदलाव किए। तो नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्रों को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। तो कौन कौन सा पहला बदलाव किए, नेपोलियन ने सिविल कोड लागू किया। सिविल कोड लागू किया, इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इसके तहत जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया, यानी कि जन्म के आधार पर जो सुविधा मिलती थी उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो है, उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किया तथा संपत्ति के अधिकार को बहाल किया। और ये भी किया कि जो नागरिक का समान अधिकार प्रदान किया और संपत्ति का अधिकार को भी बहाल किया। इसका नेक्स्ट है सो नेपोलियन का सुधार है कि यातायात और संचार के साधनों में सुधार किए गए। चौथा सुधार है कि उसने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और किसानों को भू दास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। तो ये नेपोलियन के द्वारा है सो बदलाव किया गया, ये सारे बदलाव। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। मुद्रण संस्कृति जब भारत में आया तो इससे है सो और राष्ट्रवाद में विकास में किस प्रकार मदद हुआ। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद की। पहला क्या मदद किया कि प्रपत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई। इससे आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराइयों एवं शोषण का पता चला। ये हो गया इसका मतलब कि जो पत्रिकाएं हैं उसमें अंग्रेजों के द्वारा जो शासन किया गया उसकी आलोचना की गई और आम जनता को है सो औपनिवेशिक शासन की बुराई एवं शोषण के बारे में पता चला कि किस प्रकार है सो शोषण कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये पता चला कि कहानियों, कविताओं आदि के द्वारा भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। ये हो गया कि कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से या फिर नाटक के माध्यम से, तो इन सारे माध्यम से भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया। तीसरा मदद ये हुआ कि राष्ट्रवादी अखबारों ने क्रांतिकारी विचारों को जनता के बीच फैलाया। जो राष्ट्रवादी अखबार है उन्होंने क्या किया कि क्रांतिकारियों का जो विचार है वो जनता के बीच फैलाया। तो ये सारे मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय स्वशासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले और बाद में जो स्थानीय स्वशासन है उसका 2 महत्वपूर्ण अंतर क्या है उसके बारे में बताना है। तो 1992 के संविधान के पहले और बाद के स्थानीय शासन में निम्नलिखित अंतर आए जो इस प्रकार है। ओके, तो 1992 का जो संविधान संशोधन हुआ था तो पहले और बाद में कौन कौन से अंतर आए। तो पहला अंतर है कि 1992 के पहले स्थानीय सरकार के पास अपना कोई अधिकार नहीं था। जब है सो संशोधन हुआ उससे पहले एक जो स्थानीय सरकार है उस पर है सो कोई भी अधिकार नहीं था, अपने आप का कोई अधिकार नहीं था। परंतु 1992 के संविधान संशोधन के बाद की राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ अंश स्थानीय सरकार को देगी। या जब संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद है सो जो राजस्व है और अधिकार है वो किन लोगों को मिलने लगा, स्थानीय सरकारों को भी मिलने लगा। दूसरा अंतर यह है कि 1992 के पहले स्थानीय सरकारों के लिए नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे। 1992 से पहले ऐसा नियमित रूप से चुनाव नहीं होता था, परंतु 1992 के संविधान के बाद नियमित रूप से चुनाव होने लगे हैं। अभी भी देख सकते हैं कि पंचायती राज का चुनाव होता है 5 सालों में। तीसरा जो पॉइंट है कि 1992 के पहले महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी। जब है सो संविधान संशोधन किया गया था 1992 तो उससे पहले महिलाएं है सो प्रतिनिधि के रूप में चुनी नहीं जाती थी। लेकिन जब है सो 1992 के संविधान के बाद महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई, यानी कि 33% है सो सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मिलान करने वाला है। तो मिलान यहाँ पे किया हुआ है। आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, ये इसमें मिल जाएगा। रक्षित वन कौन कहलाता है? कि वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है उसको रक्षित वन कहा जाता है। अवर्गीकृत वन, ये जो होता है सरकार, व्यक्तियों और निजी समुदायों के अधीन वन और बंजर भूमि है, सो ये अवर्गीकृत वन में आता है। क्वेश्चन नंबर 12, जूट उद्योग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इसका उत्तर यहाँ से है। जूट उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला जो समस्या है, जूट से बनी बोरियों की मांग निरंतर कम हो रही है। जूट से जो बोरियां बनाई जाती है उसकी मांग है सो कम होते जा रही है। दूसरा है कि जूट से बनी वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है। जो जूट से बने वस्तुएं होते हैं उसका मूल्य सो ज़्यादा होता है, इसीलिए बाजार में इन्हें कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। तीसरा जो है, कृत्रिम धागा से बने सामान के बढ़ते हुए प्रचलन ने भी जूट उद्योग के लिए समस्या उत्पन्न कर दी है। जो कृत्रिम धागा के द्वारा है सो सामान बनता है वो ज़्यादा मजबूत होता है और सस्ता भी होता है, जिस वजह से जूट उद्योग के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये 3 समस्याएं हैं जूट उद्योग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है? उदाहरण सहित वर्णन करें। तृतीय क्षेत्रक अलग है बाकी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक से, तो किस प्रकार अलग है? तो तृतीय क्षेत्रक है, क्या क्या इसमें होती है कि मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। तृतीय क्षेत्रक में कोई मशीन का जरूरत नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट है कि इस सेक्टर में श्रमिकों के मानसिक क्षमता की अधिक जरूरत पड़ती है, यानी कि इसमें है सो दिमागी तौर पर मजबूत होना चाहिए, तभी है सो तृतीय क्षेत्रक में काम किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर है तो ये इसमें उसका मानसिक क्षमता अधिक है, या फिर वकील है या शिक्षक है, तो ये सारे जो है जिसमें सेवा देना पड़ता है तो इसमें है सो ज़्यादा मानसिक क्षमता की जरूरत पड़ती है। तीसरा जो पॉइंट है, किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता। तृतीय क्षेत्रक में कोई भी भौतिक वस्तु नहीं बनाया जाता। जैसे उदाहरण में है डिजाइनर, शेफ, शिक्षक, वकील, ये सब तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। और अन्य क्षेत्रक में क्या क्या होती है? तो पहला है कि मशीन की ज़रूरत पड़ती है, विनिर्माण में सब मशीनों का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है, इस क्षेत्र में श्रमिकों के शारीरिक परिश्रम की अधिक ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर लिया जाए कृषि कार्य को, कृषि प्राथमिक क्षेत्रक में है, तो ये जो कृषि कार्य किया जाता है इसमें शारीरिक रूप से परिश्रम ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण में मिस्त्री हो गया, बढ़ई हो गया, राजमिस्त्री हो गया, किसान हो गए, तो ये सब जो है वो है सब इन लोगों का शारीरिक परिश्रम ज़्यादा होता है। तीसरा चीज़ है कि भौतिक वस्तु का निर्माण भी होता है, तो इस वजह से है सो क्या है कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी क्या होती है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किससे कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में दिखता है कि लोगों को रोजगार मिला हुआ है, यानी कि ये सब प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोगों को काम मिला हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो काम एक आदमी से हो सकता है उसमें एक से अधिक आदमी इसीलिए लगे हैं कि बाकी के पास कोई रोजगार नहीं है। जैसे अगर कृषि का कार्य में देखा जाए तो एक जमीन का टुकड़ा में है सब, और यहाँ पर 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन है सो और जो लोग लगे हुए हैं 10 लोग लगे हुए हैं, 5 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो अगर 5 लोगों को हटा भी दिया जाए और है सो खेती किया जाएगा तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसमी बेरोजगारी की स्थिति में साल के कुछ महीने लोगों को काम के बगैर रहना पड़ता है। दोनों प्रकार की बेरोजगारी अक्सर गांव में देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी में ये होता है कि मौसम के अनुसार काम मिलता है। जैसे अगर कृषि का कार्य है, कृषि में अगर धान लगाने का कार्य आ गया तो वो क्या होता है कि एक मौसम के अनुसार होता है, तो वो मौसमी बेरोजगारी हो गया। तो इस तरह से है सो क्या होता है कि मौसमी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी से अलग है, और दोनों जो है वो कहाँ पर देखी जाती है? अक्सर गाँव में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन बनाना है, प्रत्येक के लिए आप लोग को 5 नंबर मिलेगा।
5 क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन बनाना है। तो पहले इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चिन्हित किया गया उसका महत्व क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे। तो इसका उत्तर है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने नागरिकों में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, न्याय की भावना जागृत करने के लिए मारियान और जर्मेनिया नामक नारी रूपक का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर नारी रूपक का इस्तेमाल किया गया, किसको, मारियान को। मारियान कहाँ का नारी रूपक था, तो वो फ्रांस का नारी रूपक के रूप में था। और इसमें यह किया गया कि लोगों को, नागरिकों को राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, न्याय की भावना जागृत करने के लिए ऐसा किया गया। मारियन एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। मारियन जो है वो एक ईसाई नाम है। मारियन को लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया। इसकी प्रतिमा जगह जगह लगाई गई और सिक्कों और पोस्टकार्ड में छापी गई। तो ये सारी घटनाएं हैं सो फ्रांस में किया गया। इस तरह लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना जगी और इस प्रकार है सो लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगी। जर्मेनिया जो थी वो जर्मनिया को जर्मन राष्ट्र के नारी रूपक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। जर्मेनिया कहाँ का प्रतीक था, तो जर्मनी राष्ट्र का था। जर्मेनिया एक हाथ पर तलवार धारण करती थी और माथे पर बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट था जो कि वीरता का प्रतीक था। जर्मेनिया के पास क्या था कि एक हाथ में ऐसे तलवार धारण किए हुए थी और माथे पर बलूत वृक्ष के पत्ते मुकुट के रूप में थे। बलूत वृक्ष जो है वो वीरता का प्रतीक माना जाता है जर्मनी में। तो इस वजह से मारियान और जर्मेनिया में अंतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र को कैसे हम लोग उत्तरदायी मानते हैं, कैसे जिम्मेवार मानते हैं और वैध सरकार किस प्रकार मानते हैं। तो इसके लिए है कि निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। पहला है उत्तरदायी सरकार का गठन। अब उत्तरदायी सरकार का गठन कैसे करेगा। लोकतंत्र में जनता स्वयं एक उत्तरदायी सरकार का चुनाव करती है। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनाव होता है, ये तो सभी को पता है। इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है और लोगों के द्वारा अगर चुना गया नेता है तो वो जनता के प्रति कार्य करता है। लोकतंत्र में चुनाव नियमित, स्वच्छ एवं स्वतंत्र तरीके से संपन्न होते हैं और इसमें लोकतंत्र में चुनाव जो होता है नियमित रूप से होता है। हर 5 साल में आप लोग देखते हैं कि चुनाव होता है, तो नियमित रूप से चुनाव होता है, स्वच्छ रूप से होता है और स्वतंत्र तरीके से होता है। जिस भी नागरिक को जिस भी प्रतिनिधि के रूप में वोट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, इसमें किसी का रोक नहीं होता है। दूसरा है कि जिम्मेवार सरकार का गठन किस प्रकार करती है। लोकतंत्र में सरकार अपने देश के प्रति जिम्मेवार होती है। जो भी लोकतांत्रिक सरकार है वो है सो अपने देश के प्रति जिम्मेवार होती है। जनता लोकतंत्र में सरकार से कामकाज संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकती है। यानी कि लोग जो है वो जनता लोकतंत्र से सरकार का कोई भी कार्य कामकाज से संबंधी जानकारी है वो प्राप्त कर सकता है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करते हैं जिसके कारण एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। अगर जो पक्ष दल है वो अगर सरकार में रहती है और वो अगर गलत कर रही है तो उस पर दबाव कौन डालता है, विरोधी दल दबाव डालता है, कुछ गलत नहीं करने देता है, जिसके वजह से क्या होती है कि सरकार एक अच्छे तरीके से कार्य करती है। अब वैध किस रूप में है उसका देखते हैं। वैध सरकार का गठन। लोकतंत्र एक वैधानिक सरकार होती है। जैसे ही कोई सरकार अल्पमत में आती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकतांत्रिक जो है लोकतंत्र एक वैधानिक सरकार होती है। जैसे कोई सरकार अल्पमत, कम मत में आता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है जिससे उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। ओके। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बना सकता। लोकतंत्र जहां पर लोकतांत्रिक सरकार है वहां पर जनता के बिना कोई भी सरकार नहीं बनाई जा सकती। इस प्रकार एक वैध सरकार का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो ये है कि उच्च औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। तो उच्च औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक यहाँ पर दिया गया है। पहला जो कारक है वो कुशल श्रमिक है। कुशल तथा सस्ते श्रमिक किसी भी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर सो क्या होता है कि श्रमिक कुशल है
और सस्ता श्रमिक मिल जाता है तो क्या होता है कि उद्योग के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान मिलता है। दूसरा है परिवहन सुविधा। परिवहन की सुविधा विशेषकर सड़क और रेल मार्गों का विस्तार उद्योग विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और उत्पादित माल को खपत केंद्रों तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं जरूरी है। जब क्या क्या होता है कि ऐसा उत्पादन होता है उद्योग में तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, और परिवहन सुविधा अगर अच्छा रहता है तो वो है सो जो उत्पाद हो गया वो आसानी से पहुंच जाता है जहां ज़रूरत होती है वहां पर। और तीसरा है कि सरकारी प्रोत्साहन। सरकार का भी प्रोत्साहन होना चाहिए। किसी भी उद्योग की स्थापना में सरकारी प्रोत्साहन का भी विशेष योगदान होता है। सरकार के बिना ऐसा कोई भी कंपनी या उद्योग नहीं चलाई जा सकती है। चौथा जो कारण है कि उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता। कच्चे माल, जिस भी उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति चाहिए यानी कि उसको ज़रूरत पड़ती है तो कच्चा माल क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए एवं आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए, आसानी से परिवहन भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो ये कह रहा है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा कि धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास। धारणीयता का मतलब हो गया सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। ये हो गया सतत पोषणीय विकास का मतलब ये हो गया कि जो अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो हम ही लोग तक सीमित ना रहे हैं, वो क्या हो कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको भी ऐसो और ये सुविधाएं उपलब्ध हो। जैसे कोयले का अगर देखा जाए तो कोयले का उत्पादन हो रहा है और इसका उपयोग अभी के टाइम में हो रहा है, तो हम लोग कोयले का उपयोग इस तरह से करें कि आने वाले जो पीढ़ी है वो भी कोयले का उपयोग कर सके। तो इस तरह के विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार हम संसाधनों का उपयोग करते जा रहे हैं उससे ये मालूम पड़ेगा कि ऐसा हमारा संसाधन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है, अगर विकास को क्या बनाना है, धारणीय बनाना है, अर्थात निरंतर जारी रखना है, तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे। तो ये जो थे वो टोटल 18 क्वेश्चन थे। इसमें 19 क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो मैप का है, तो मैप के बारे में वीडियो अपलोड हो चुके हैं जितने भी है सो, और सारे मैप का एक वीडियो में लाए हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी वीडियो बहुत जल्द ही आएंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।